So good morning everybody. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मजे में? मैं अच्छा, थैंक यू। एक नंबर, मजाમાં છું। કેમ છો? મજામાં છું? Yes, I'm fine, thank you। चलिए जी, तो हमने पढ़ लिए रूल्स डीवीआर इशू करने के, कि भाई साहब डीवीआर इशू करना है ना तो फाइनेंशियल डिफॉल्ट तो नहीं होना चाहिए, नहीं तो डांस इंडिया डांस इंडिया डांस इन इकोनॉमिक टाइम्स हो जाएगा कसम से। हाँ, और जो अगर रूल फॉलो नहीं करे ना तो तुम्हारा डीवीआर एकदम फ्लैप वाला फ्लॉप हो जाएगा। सर एल मतलब लिमिट, ए मतलब आर्टिकल, ओ मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, पी मतलब पेनल्टी नहीं लगी हो, प्रॉफिट वाला पॉइंट तो हट गया। सर फ्लैप फ्लॉप में दो दो एफ थे, अरे तो एक फाइलिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए और एक फाइनेंशियल डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नाइस टी शर्ट, मास्क निकाल दो, दूर रहना मुझसे। हाँ, 10 फीट। चलो ठीक है। हाँ जी, तो आगे बढ़े अब। 44-45 सिलेबस से हटा दिया, बढ़िया सेक्शन था, पता नहीं क्यों हटा दिया। 46 में हमने पढ़ा कि भैया ये पापड़ बेलने की मशीन के अंदर रख के कॉमन सील लगाई जाती है और वो ऐसी नजर आती है कि या तो कॉमन सील लगा दो या साइन करा दो या फिर कंपनी सेक्रेटरी के साइन करा दो। सील लगा दो, डायरेक्टर साइन करा दो, एक सेक्रेटरी एक डायरेक्टर के साइन करा दो, फिर भी ये जाके होगा सिर्फ प्राइमा फेसी एविडेंसेस के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर ये सब भी हमने पढ़ लिया था कि शेयर सर्टिफिकेट इज जस्ट अ प्राइमा फेसी एविडेंस। फिर डुप्लीकेट मांग सकते हो, लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड में डुप्लीकेट लेना मुश्किल है, लेकिन डीफेस, म्यूटिलेटेड और टॉर्न में डुप्लीकेट लेना आसान है, क्योंकि पुराना सरेंडर करके आप नया ले रहे होते हैं। फिर अगर फ्रॉड के इंटेंशन से डुप्लीकेट इशू कराए ना तो जेल जाना पड़ जाएगा। सरकार सर्टिफिकेट को लेकर के रूल बनाएंगे, हालांकि सर्टिफिकेट आजकल चलन में बहुत कम है। आजकल तो सब डीमैट में होता है, जो डिपॉजिटरी का रिकॉर्ड है उसी को माना जाता है कि यही आपके ऑनरशिप का प्राइमा फेसी एविडेंस है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, और वो है वोटिंग पावर्स। सेक्शन 47 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। 47 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इट सेज दैट कि कौन वोट डालेगा, कितने वोट डालेगा। सर ये इस सेक्शन के पर्पज से मैंने कहा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर गारंटी अनलिमिटेड। फिर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में मैंने क्या कह दिया, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में भी क्या कह दिया, पब्लिक एंड प्राइवेट। सेक्शन 47 अनलिमिटेड कंपनी पे नहीं लगता। तो अनलिमिटेड कंपनी चाहे जैसी भी हो, विद शेयर कैपिटल हो विदाउट शेयर कैपिटल हो, अनलिमिटेड कंपनी खुद डिसाइड कर सकती है कि उसके वोटिंग पावर्स मेंबर्स के किस टाइप से होंगे। ठीक है, गारंटी कंपनी पे भी नहीं लगता, वो भी खुद डिसाइड कर सकती है कि उसके मेंबर्स के वोटिंग पावर किस टाइप से होंगे। बस सर ये 2 क्रॉस और लगा दो, इन पे भी नहीं लगती है। तो अपन अगले सेक्शन में बढ़ जाएं आगे, फिर क्या है।
अरे यार शिट, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पर ये सेक्शन लगता है, एज इट इज लगता है। जो यहां लिखा है वही मानना पड़ेगा, अपने मन की बात नहीं कर सकते। आप कोई मोदी जी थोड़ी हो, आप तो आम जनता हो। आपको मन की बात करना अलाउड नहीं है, सिर्फ सुनना अलाउड है। सर सेक्शन 43 अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी पर क्यों अप्लीकेबल नहीं होता है? अरे उनको छूट दे दी, इसका मतलब कि तुम्हारा मन पड़े जैसी शेयर कैपिटल तुम डिजाइन कर लो, ऐसा अप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब ठीक है, इस नियम में ढील दी। सर अनलिमिटेड कंपनी बोले नहीं हम तो फिर भी ये नियम मानेंगे, जाओ क्या कर लोगे? अरे बोले बढ़िया, मानोगे तो फिर तो और भी अच्छी बात है, अगर आप मानोगे तो मानो, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे मान लो कि ये जो कोविड का वैक्सीन है ये ऐसा आया होता कि जिसको एक बार लग जाए वो दूसरों को फैला भी नहीं पाएगा, तो सरकार छूट दे दे। इमेजनरी, अभी तो क्या बोला है, वैक्सीन लग गया तो भी मास्क लगाओ, कंपलसरी है। वैक्सीन लगने का ये मतलब नहीं है कि वायरस आपके अंदर नहीं आएगा, वैक्सीन लगने के बाद भी वायरस आपके अंदर भी आएगा और आप दूसरों को पास भी करोगे, पर वो आपको डैमेज नहीं करेगा। जस्ट लाइक यंग पीपल लाइक यू, ऐसा नहीं है अच्छा तुम भी मुगालते मत रहना कि मेरे को वायरस हो गया तो कुछ नहीं होगा। वो तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी वो तो भगवान ही मालिक है, हो सकता है आपको भी फिर, वो तो उसकी दवाई एक ही उसकी स्टीरॉइड्स, बहुत खतरनाक होते हैं, बॉडी को इतना डैमेज करती है स्टीरॉइड्स। कोरोना को तो मारती है, बाकी शरीर को भी मार देती। बच्चों, और बड़ा धन्यवाद आप लोगों का कि जो आप हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, भारत सरकार के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं इस क्लासरूम के अंदर। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट, है ना? तो यही कोऑपरेशन करते रहो बेटा, क्योंकि हम पेंडेमिक सिचुएशन में विच इज़ बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एवरीबडी, यहाँ आप चूज ही नहीं हो सकते हो। क्यों नहीं? नहीं सर मेरे को तो ऐसे मज़ा नहीं आता है। भाई अपन मज़े लेने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी तो लाइफ में आपको हर जगह रखनी पड़ेगी। नहीं सर मैंने तो पैसे दिए हैं, तो दिए तो वापस ले जा भाई, पर ये नहीं कर सकते। हमको थोड़ा सब लोगों को अपने अपने हिसाब से कॉपरेट करना पड़ेगा। वो कर रहे हैं आप, वेरी नाइस। सर आप स्क्रीन पे क्लियर नहीं दिख रहे हो। ओहो, अब क्या करूं मैं? लाइटें भी चल रही है दोनों। आ, ठीक है ना बेटा, मैं नहीं दिख रहा हूँ, स्लाइड दिख रही ना, मेरा दिखना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो पब्लिक कंपनी को तो ये एज इट इज मानना पड़ेगा। हाँ तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था, सरकार मान लो बोल दे जिसको वैक्सीन लग गया उसको मास्क लगाना जरूरी नहीं है। अब ऐसे में अंकल जी बोले कि नहीं मैं तो मास्क लगाऊंगा, क्योंकि इससे मुंह छुपाने में सुविधा मिलती है, मनी लेंडर पहचान नहीं पाते कि गया कौन इधर से। तो ठीक है, फिर अगर आप एक्स्ट्रा कंप्लायंस करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। अरे आप कार में जा रहे हो और आपने हेलमेट पहन रखी, पुलिस वाला रोक के पूछे ये है क्या ये? अरे बोले तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम काय का भी चालान बना दो। मैं तो, अब बन गया एक का, आई थी न्यूज में कि वो कार से जा रहा था, उसका चालान बनाया कि उसने हेलमेट नहीं पहना है। हाँ बना, इंडिया में ही बना है, और ये अभी, हाँ कहाँ पे बना था? ट्रक से। ओ ट्रक वाले का, ओमनी वाले का, इंडिया है बॉस। तो पुलिस वाला पूछे ये क्या है? बोले एक्स्ट्रा प्रिकॉशन। बोले जान के लिए? बोले नहीं चालान के लिए। जान की किसको परवाह है, परवाह तो चालान की है। तो ठीक है भाई, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लो। गारंटी कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी बोले नहीं हम तो मानेंगे सेक्शन, क्या कर लोगे? बोले भाई मानो, अच्छी बात है। सरकार बोले जाओ तुमसे इनकम टैक्स नहीं लेंगे, आप बोलो हम तो देंगे, दान दे देंगे, तुम इनकम टैक्स नहीं लोगे तो हम प्रधानमंत्री कोष में। बोले दे दो। अच्छा प्राइवेट कंपनी पर ये सेक्शन कैसा लगता है? सब्जेक्ट टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर आप बहुत छोटे से दिख रहे हो, क्यूट से। अरे वो मेरा साइज छोटा कर दिया वीडियो का।
सर समझ नहीं आया। वेरी सिंपल, सिर्फ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर को एज इट इज फॉलो करना है। प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल में जो चाहे लिख सकती है, तो फिर हम एक्ट की नहीं सुनेंगे, किसकी सुनेंगे? आर्टिकल की। पर सर आपने तो कहा था एक्ट इज सुपीरियर, तो आर्टिकल की सुनो, ये भी कौन बोल रहा है? एक्ट ही तो बोल रहा है। तो आर्टिकल की सुन के भी किसकी सुन रहे हो? एक्ट की। ये एप्लीकेबिलिटी को लेकर के मैंने आपको बता दिया। अब सेक्शन क्या है वो देख लेंगे, तो एप्लीकेबिलिटी हो गई। वोटिंग पावर्स, आहा क्या चल रहा है सर, गंगनम स्टाइल। ये तो इस रूम के बच्चों के लिए इक्विटी शेयर होल्डर, आज तुम ही इक्विटी शेयर होल्डर हो। और ये पास वाले रूम के बच्चों के लिए ये है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट टू वोट होता है? यस, on every single resolution placed before the company they have the right to vote. On every resolution. सब पे वोट डालेंगे वो। चल उनको नीवे समझ में आ रहा है ये चल क्या रहा है, हाँ वोट तो कर सकते हैं। वोट में क्या होता है? यस होता है, नो होता है, टिक करो डाल। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर सिर्फ उन्हीं रेजोल्यूशंस पर वोट कर सकते हैं जिससे उनका इंटरेस्ट डायरेक्टली अफेक्ट होता हो। कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास हो रहा है जिससे सब प्रभावित हो रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो उनको भी राइट टू वोट मिल जाएगा फिर। नहीं अभी तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, बाद में होने लग जाए तो यार वो अपनी किस्मत है फिर, है ना भाई। आपने अपने हिसाब से, मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपने अपने हिसाब से लाइफ पार्टनर चूज किया, सर अभी परफेक्ट था लाइफ पार्टनर, बाद में जाके पता नहीं क्या भूत चढ़ गया, किस्मत है, अब उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। सर मेरा इतना विजन ही नहीं था, मैं शक्ल के बियॉन्ड कुछ देख ही नहीं पाया। वो विजन आपके माता पिता के पास है, उनका भी गलत जाता है कभी कभी, बट आपके गलत जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उनका गलत जाने की कम है। हाँ बेटा बोलो। एक मिनट। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही सारे राइट मिल जाएं तो कोई इक्विटी शेयर खरीदेगा ही क्यों? नहीं, लॉ ये नहीं बोलता है कि कोई क्यों खरीदेगा, लॉ ये बोलता है कि जब आप कुछ खरीदोगे तो आपको क्या राइट मिलेंगे, दैट्स योर कॉल ना, कि आपको क्या खरीदना है। वैसे मैं एक बात बता दूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो सारे राइट नहीं है जो इक्विटी शेयर होल्डर को है, क्योंकि ऐसा रेजोल्यूशन तो ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डायरेक्टली अफेक्ट करते हो। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये तो बस उन्हीं के राइट में चेंज करने के लिए अप्लाई होगा। ये इस तरह के रेजोल्यूशन, जैसे कंपनी का नाम बदल रहा है, ऑब्जेक्ट बदल रहा है, प्लेस बदल रहा है, उन सब में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो उनके पास राइट टू वोट ऐसे केस में नहीं होगा। लेकिन अगर कंपनी का वाइंडिंग अप का रेजोल्यूशन पास हो रहा है, यहां प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट टू वोट होगा, क्योंकि यहां भी उनका इंटरेस्ट डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है। अच्छी खासी कंपनी चल रही है यार, 10% डिविडेंड आ रहा है हर साल, तुम कंपनी बंद कर दोगे, हमारा पैसा पहले ही वापस हो जाएगा, हमारी बढ़िया वाली कमाई क्या हो जाएगी? बंद। इसलिए हम भी वोट करेंगे, और लगातार 2 साल तक इनको डिविडेंड नहीं दो तो इनको राइट टू वोट आ जाता है। लॉजिकल है। इनको बोला था सुनो तुमको प्रेफरेंस है डिविडेंड का,
वो बोलेंगे क्या खाक प्रेफरेंस है, डिविडेंड तो दे ही नहीं रहे हो तुम, उस चीज का प्रेफरेंस दे रहे हो जो चीज अवेलेबल ही नहीं है। मतलब ऐसा प्रेफरेंस जो अवेलेबल ही नहीं है, तो हमारा प्रेफरेंस भी भला कोई प्रेफरेंस है? टू हेल विद दिस प्रेफरेंस, हम भी वोट डालेंगे। ये खतरा है बॉस, 2 साल डिविडेंड मत दो, फिर क्या इनको राइट टू वोट आ जाएगा? हाँ सर। सर फिर अगर हम इनको तीसरे साल डिविडेंड दे दें तो फिर इनका राइट टू वोट चला जाएगा। जब भी मीटिंग होगी तब पिछले 2 साल चेक कर लेंगे, दोनों साल में डिफॉल्ट था, डिफॉल्ट मतलब डिक्लेयर ही नहीं किया था, तो इनको राइट टू वोट है। दोनों साल डिविडेंड दिया था, राइट टू वोट नहीं है। पिछले साल दिया था मगर ये वाला जो साल गया इसमें नहीं दिया है, तब भी इनको राइट टू वोट नहीं है। मतलब अगर मान लो ये नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है ना सपोज, तो इनको 1 साल डिविडेंड दो, 1 साल मत दो, 1 साल डिविडेंड दो, 1 साल मत दो, 1 साल दो, 1 साल मत दो, इनको कभी भी राइट टू वोट नहीं आएगा, क्योंकि 2 साल तो लगातार होंगे ही। समझ गए? 6 में से 3 वाला बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड अलग कैटेगरी हो जाती, वो तो आप डिविडेंड डिफॉल्टर बन जाओगे, और डिविडेंड डिफॉल्टर बन जाओगे ऐसी कंपनी डीवीआर भी नहीं इशू कर पाएगी। डिक्लेयर्ड तो फिर डेट हो जाती है, डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड में तो ये आउटस्टैंडिंग डेट की तरह वसूल कर सकते हैं आपसे। अपन तो नॉट डिक्लेयर्ड की बात कर रहे हैं। सर मान लो इनको राइट टू वोट आ गया, तो कम से कम इनका वोटिंग पावर तो आधा, 1/4, 1/3 कुछ कमजोर रखेंगे ना, मतलब नहीं नहीं, इनको राइट टू वोट आ गया तो बस इनका वोटिंग राइट वैसा ही होगा जैसे इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, इन प्रपोर्शन टू पेड अप कैपिटल। सर अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो तो जब तक ये प्रेफरेंस शेयर है इनको राइट टू वोट नहीं है, जिस दिन ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर ये प्रेफरेंस शेयर ही नहीं है, फिर तो ये क्या है, इक्विटी शेयर है, फिर तो इनको राइट टू वोट है। राइट? सर 1 साल देने एक नी दें, अरे वाह श्रेया, आपने तो वही पूछ लिया जो मैंने बता दिया। सर ये तो धोखा हुआ। हाँ तो फिर आप भी तो देते हो कि नहीं धोखा? ये आप कौन से तरह का धोखा समझ गए? फालतू ही एक्साइटेड हो गई ये, अरे मेरा मतलब था, चलो जितने बच्चों ने आंसर लिखा है होमवर्क का वो यस टाइप करें। वो ये वाले धोखे की मैं बात कर रहा था कि आंसर नहीं लिख के लाए, ये धोखा दिया। तो तुम अलग ही धोखे में घुस गए, तुम ब्रेकअप वाले धोखे में चले गए। तुम्हारा पैचअप ही नहीं हुआ, ब्रेकअप क्या होगा? ये नकली नाम से जो भी यहाँ पे लॉग्ड इन है ना, अपना नाम असली कर लो नहीं तो रिमूव कर दूंगा सेशन से। सर कंसेक्यूटिव 2 ईयर होना चाहिए, बिल्कुल सही, लगातार 2 साल होंगे तो ही राइट टू वोट आएगा। 45 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 113 हैव डन द होमवर्क। अब देखो है ना धोखा, ये मुझे थोड़ी धोखा दे रहे हैं, ये खुद को धोखा दे रहे हैं। जो लोग होमवर्क नहीं करके लाए वो खुद को धोखा दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मैं कम पढ़ के भी पास हो जाऊंगा। लेट मी टेल यू, कम पढ़ के पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, और ज्यादा पढ़ के पास होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। डू यू अग्री? श्योरिटी किधर भी नहीं है, श्योरिटी तो किधर भी नहीं है, बट कम पढ़ने पे पास होने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी। देखो आप लोग पढ़ो या ना पढ़ो दैट्स योर चॉइस, क्योंकि आपकी अपनी जिंदगी है।
आप बनाओ, आप बिगाड़ो, लेकिन एक धोखे में मत रहो कि मैं पढ़ूंगा भी कम और मैं पास भी हो जाऊंगा। अगर आप कम पढ़ रहे हो, जैसे आंसर ही नहीं लिख के ला रहे हो क्वेश्चन का फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपने मन ही मन ये डिसाइड कर लो, मैं कम पढ़ रहा हूं, मैं फेल हो जाऊंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, फिर मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो जाऊंगा, फिर सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में उसी डिप्रेशन की वजह से फेल हो जाऊंगा, फिर फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा एक ग्रुप निकल जाएगा, फिर फिफ्थ सिक्स अटेम्प्ट में मैं सेकंड ग्रुप के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँगा, फिर सेवन अटेम्प्ट में मैं सीए छोड़ दूंगा, फिर मैं कुछ और करूंगा। हो सकता है आप में से कोई उसमें बहुत सक्सेसफुल हो जाए, बट उसकी प्रोबेबिलिटी भी कम है। जो डिसाइड करके सीए नहीं कर पाया खुद डिसाइड करके, वो कुछ और क्या कर लेगा। इसका मतलब आपकी विल पावर कमजोर है। तो फिर तो सर मुझे उससे कोई दिक्कत थोड़ी है सर, छोटी सी जिंदगी है। और साधु बाबा ने बोला था जीवन क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले के समान, कभी भी मर जाऊंगा, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। नौकरी 15,000 की होगी सर, पर मैं खुश रहूंगा। क्या हुआ पापा, मेरी गाड़ी छोटी होगी तो, मकान किराए का होगा, पर मैं खुश रहूंगा पापा। फरहान ना, फरहान का डायलॉग था ना 3 इडियट्स में, क्या हुआ पापा मेरी गाड़ी छोटी होगी, मकान छोटा होगा, पर मैं खुश रहूंगा। ये स्टेट ऑफ माइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। लेकिन मैं जानता हूं कि 95% लोगों का ये स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। उनको गाड़ी भी बड़ी चाहिए, बंगला भी बड़ा चाहिए, विदेश यात्रा भी चाहिए, अच्छा लाइफ पार्टनर भी चाहिए, पावर भी चाहिए, लोग उनके सामने अदब करें, उनका सम्मान करें, परिवार में समाज में, ये भी चाहिए। और फिर मेहनत 15,000 की नौकरी वाली कर रहे हो और सपने 1.5 लाख की नौकरी के देख रहे हो, ये मिसमैच है भाई, इसको सुधार लो। या तो मेहनत 1.5 लाख की नौकरी की कर लो महीने की, या सपने 15,000 के देखो, नहीं तो बाद में दिल टूटेगा। बहुत बुरा टूटेगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा फिर वो बाद में। इसलिए थोड़ा सा मैच कर लो, मैं तो कोई परेशानी नहीं है यार, छोटी सी जिंदगी, मजे करो। अगला जीवन तो मनुष्य का भी नहीं मिलेगा, पता नहीं अपन क्या कीड़े मकोड़े इधर उधर हाथी शेर क्या बन के पैदा होंगे, मालूम ही नहीं है। वन लाइफ, दिस इज वन लाइफ, एंजॉय, गो होम, हैव फन। नहीं नहीं सर मेरे को करियर बनाना है, तो फिर पढ़ ले। पापा इतने डंडे मार के वो उसमें भी नजर पापा की जायदाद पे, आई एम द ओनली सन, और देंगे खींच के। चलो आगे बढ़े। सर यार इनको एक बार राइट टू वोट आ गया तो ये कितने वोट करेंगे वो बता दो। अरे यार जितनी इनके पेड अप कैपिटल होगी। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास कंपनी की 10 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल है, मन में बोलो। डन। मेरे पास कंपनी की 10 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल है, वो पेड अप कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल है। कंपनी में टोटल 1 करोड़ रुपए की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है। बताओ मेरे वोटिंग पावर कितने परसेंट? 10% ना, बराबर। बच्चा बोल रहा है सर क्या मोटिवेशन दिया आपने, मजा आ गया। हाँ हाँ, तो नेगेटिव मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन इन दिस वर्ल्ड। तो 10%, 10% वोटिंग पावर है आपके पास ना, पक्का ना। कंपनी की बेटा इक्विटी कैपिटल 1 करोड़, आपकी बेटा इक्विटी कैपिटल 10 लाख, आपके वोटिंग पावर 10%। अब 2 साल से लगातार डिविडेंड नहीं दिया आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो उनको राइट टू वोट आ गया। उनकी पेडअप कैपिटल है 3 करोड़, वो भी वोट डालेंगे। 1 करोड़ वाले भी वोट डालेंगे, 3 करोड़ वाले भी वोट डालेंगे, वोट पड़ेंगे 4 करोड़ के। नहीं समझे आप? 1 करोड़ की इक्विटी भी वोट डालेगी, लड़कियों सुनो, और 3 करोड़ की प्रेफरेंस भी वोट डालेगी, तो फिर टोटल वोट कितने पड़ेंगे? 4 करोड़। अब 4 करोड़ में से आप कितने वोट डालोगे? 10 लाख ना, यानी कितना परसेंट हुआ? 2.5% हुआ क्या?
हाँ, ऑनलाइन वाले टाइप करो ना आंसर। हम्म, समझ में आ गई ये बात कि अगर इनको राइट टू वोट हुआ तो वो इन प्रपोर्शन ऑफ पेड अप कैपिटल होगा, और इनको राइट टू हुआ तो वो भी इन प्रपोर्शन ऑफ पेड अप कैपिटल ही होगा। अरे सर वो नोट्स में एग्जांपल दिया वो हमको समझ ही नहीं आता है, तो उस एग्जांपल को कट कर देना। मैंने और एक अच्छा एग्जांपल दे दिया, वो लिख लेना बाद में अपने हिसाब से। सर अगर डिविडेंड हाफ दिया है तो, बेटा हाफ दिया है तो भी वो नहीं दिया के बराबर ही है, क्योंकि फुली देना पड़ता है, हाफ क्या होता है। ये तो ऐसा आ गया कि सर मेरे 100 में से 50 आने थे, इस बार 25 आ गए, तो 25 आ गए तो फेल। सर कंपनी ने कॉल कम करा होगा ना। है, कॉल कहां से आ गया अनुज इसमें। चलो, सेक्शन 48, चेंज इन राइट ऑफ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। ये हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। सर सारे गंजे हैं। हाँ, कंपनी का बिजनेस है हेयर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग। ये हैं क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। अच्छा, मतलब इनमें क्या अलग है। अरे यार मतलब ये बड़े सर्कल वाले में इक्विटी और डीवीआर दोनों होंगे, ये छोटा सर्कल देख रहे हो ये सिर्फ कौन है, डीवीआर। स्क्रीन कट हो रही है। अरे ईश्वर, कौन बिगाड़ के जाता है ये सेटिंग रोज। कोई आता है यहाँ पे जानबूझ के, चलो आओ सेटिंग बिगाड़े और बना के चला जाए। हाँ, पता नहीं कौन, मैंने अपना प्रोफाइल ही अलग बना लिया है इसमें, तो भी रोज कोई आके सेटिंग कट करके बिगाड़ के चला जाता। पर वो कट के भी दिख तो रहा है यार, चेंज इन राइट तो दिख रहा है ना ऊपर यार। पढ़ लो यार, इतना तो चला लो यार। राइट ऑफ क्लास में बी चेंज्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर के राइट चेंज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये कहा कि जिन भी बच्चों का नाम, वो रिपीट कर रहा हूं एग्जांपल। हम अब जैसे ये क्लास ऑफ शेयर होल्डर हो गया, जो 3 क्लास ऑफ शेयर होल्डर हो गए यहां पे। एक जो स्टूडियो सेटअप के सामने बैठे हैं, एक जो पास वाले रूम में बैठे हैं, एक जो अपने घर पे बैठे हैं। 3 क्लास ऑफ शेयर होल्डर हो गए, और इसमें से किसी एक क्लास के राइट हमको चेंज करना है। जैसे ये जो सामने स्टूडियो सेटअप में बैठे हैं, इनके लिए इमीडिएट इफेक्ट से एक रूल चेंज कर दिया जाए कि इनकी कॉपी पूरी थॉरोली चेक की जाए आज ही, सारे सब्जेक्ट के होमवर्क की, इंक्लूडिंग कंपनी लॉ के क्वेश्चन की। और अगर एक इतना सा भी डिफॉल्ट मिले तो इन सबको अगले 15 दिन के लिए इमीडिएट इफेक्ट से ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया जाए। जो भी इस रेजोल्यूशन के फेवर में है वो पोल में यस कह दें। नहीं, होमवर्क चेक करा रहा हूं ना, तुमने तो कर रखा है ना। पास वाले रूम में चेक करके आता हूं मैं, वहां कितने फेवर में वोट डल रहे हैं। तो जो इन लड़कों की कॉपी चेक करवाने के फेवर में है, मैं देख रहा हूं पीछे से, रेज योर हैंड। सारे वोट फेवर में आ गए यहां से भी। ओके, सो अब जो आपके यहां फेवर में है, आप लोग हाथ उठाओ कि हमारी कॉपी पूरी चेक कराओ, डिफॉल्ट होने भगा दो परमानेंटली। हाँ, यहां पे भी थोड़े से वोट फेवर में आ गए। तो क्या आपको लगता है कि ये जनरल मीटिंग में वोट होना था,
या फिर जिस क्लास के राइट चेंज हो रहे हैं सिर्फ उनकी अलग मीटिंग बुला के वोट होना चाहिए? क्लास मीटिंग होना चाहिए कि जनरल? बात समझ में आ गई ना? टेंशन मत लो यार, नहीं चेक करा रहा, खाली समझा रहा था एग्जांपल्स। एक मिनट। तो बेटा एक सेकेंड, क्लास ऑफ देखो, ये बड़े सर्कल में इक्विटी और डीवीआर दोनों है, सपोज छोटे सर्कल में सिर्फ कौन है? डीवीआर। अगर आपको सिर्फ एक क्लास के राइट चेंज करने हैं तो आपको जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास नहीं करवाना चाहिए, आपको एक अलग से क्लास मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें सिर्फ उसी क्लास के शेयर होल्डर आए जिस क्लास के शेयर से आप राइट चेंज कर रहे हैं, और उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास कर लें, या फिर उस क्लास के 3/4 शेयर होल्डर की रिटर्न कंसेंट आप ले लें। दो चॉइसेस है, क्लास मीटिंग बुला के स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके राइट चेंज कर लो, या फिर उस क्लास की 3/4 मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ पेड अप कैपिटल उनकी रिटर्न कंसेंट ले लो। बिल्कुल सही सर, अगर बोनस शेयर मिलेंगे तो वोटिंग पावर बढ़ जाएंगे? नहीं नहीं बेटा, बोनस शेयर से वोटिंग पावर, अच्छा इक्विटी शेयर्स को बोनस मिल जाएगा तो उनके वोटिंग पावर, हाँ वो तो बढ़ ही जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं मिलेगा वो बोनस। ये देखो, ये देखना, यहाँ ये क्लास है, स्क्रीन पे दिखाता हूं, एक मिनट ताकि सबको दिखेगा। ये क्लास, ये चारों क्लास ऑफ शेयर होल्डर है, इनकी मीटिंग में आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया, हो गया काम। चेंज शुड बी अलाउड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगली शर्त, स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास कर लिया, सर क्लास ऑफ शेयर होल्डर एंड शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है? अरे बेटा अभी तो बताया कि जैसे इक्विटी शेयर्स एक क्लास है, डीवीआर दूसरा क्लास है, दोनों मिला के और सारे के सारे शेयर होल्डर है। सो नॉर्मल इक्विटी प्लस डीवीआर इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स। ओनली नॉर्मल इक्विटी इज वन क्लास, ओनली डीवीआर इज सेकंड क्लास, बोथ टुगेदर आर शेयर होल्डर्स इन टोटल। आज का क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन लिख के लाया आज? 15 करेंगे डिस्कस। टेन 45 तक है ना क्लास, कब तक है? 11:45, हाँ वही मतलब पौने बार कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम। तो एक तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लें, और दूसरा इस तरह का चेंज करना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अलाउड हो। दूसरा इस तरह का चेंज करना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अलाउड हो। सर हमारा आर्टिकल तो कुछ कहता ही नहीं है, अब क्या करें हम? तो और लिखा है, दिखा आपको, एक और भी लिखा है, तो दूसरी शर्त पूरी कर दो। आर्टिकल साइलेंट है, दूसरी शर्त पूरी कर दो, या तो आर्टिकल, ये देखो ये रहा आर्टिकल, या फिर नॉट प्रोहिबिटेड बाय टर्म्स ऑफ इशू, या तो आर्टिकल से अलाउड हो और इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय टर्म्स ऑफ इशू। सर टर्म्स ऑफ इशू कहां लिखे होते हैं? प्रोस्पेक्टस में, ऑफर डॉक्यूमेंट में। टर्म्स ऑफ इशू कहां लिखे होंगे? शर्तें कहां लिखी होती है? प्रोस्पेक्टस में। प्रोस्पेक्टस में प्रोहिबिटेड नहीं हो तो भी आप क्लास के राइट चेंज कर सकते हैं, आर्टिकल में अलाउड हो तो भी आप क्लास के राइट चेंज कर सकते हैं। नहीं नहीं सर, हमारे तो प्रोस्पेक्टस में लिख दिया था डीवीआर इशू करते समय कि बाद में इनके राइट चेंज नहीं होंगे। तो फिर किस्सा खत्म, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ एक बात और सुनो, अगर आप एक क्लास के राइट चेंज करें और उससे दूसरा क्लास एडवर्सली अफेक्ट होता हो, तो फिर उस दूसरे क्लास की भी एक सेपरेट मीटिंग बुला के वहां भी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके
उनकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी। एक क्लास का राइट चेंज करने से दूसरा क्लास अफेक्ट होता हो तो फिर उनकी भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे पीछे की 4 बेंचेस पर जो बच्चे बैठे हैं ये एक क्लास हो गया, आगे जो बैठे हैं वो एक दूसरा क्लास हो गया। पीछे वालों को मैंने बोला यहाँ आगे सब आकर के खड़े हो जाओ, बैठने की जरूरत नहीं तुमको, चलो यहाँ सब आगे खड़े हो जाओ। तो पहले मैं उनसे पूछ लेता हूँ, उन्होंने बोला मेजोरिटी ने हाँ सर हम खड़े हो जाएंगे आगे। पर ये आगे आगे खड़े हो जाएंगे सर, हमको कैसे स्क्रीन दिखेगी, फिर हमारे राइट अफेक्ट हो गए इनसे, तो फिर आप लोगों से भी पूछना पड़ेगा। सर अगर प्रोस्पेक्टस और एओए कॉन्ट्राडिक्ट हुए तो किसको फेवर करेंगे? बेटा ऐसा है कि पहले क्या बना होगा बताओ, पहले आर्टिकल बना होगा कि पहले प्रोस्पेक्टस? आर्टिकल। तो आप कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं कर पाओगे ना और करोगे तो लोग मारेंगे आपको पकड़ के, तेरा आर्टिकल में लिखा है कोई राइट नहीं और तू क्या बोल रहा है सारे राइट्स हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है। आर्टिकल में जो राइट दे दिए ना एक बार, प्रोस्पेक्टस में उसके खिलाफ नहीं लिख सकते आप, क्योंकि आर्टिकल पहले का बना हुआ है। और आप जो प्रोस्पेक्टस में लिखो साथ में वो आर्टिकल में भी चेंज करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो वो आपका इशू ही फ्लॉप हो जाएगा और वो क्लास के शेयर कभी इशूड में आ ही नहीं पाएंगे। गलती से इशू हो गया ऐसा, आर्टिकल बाद में चेंज कर दिया, ये तो आप आर्टिकल बाद में चेंज करोगे तो उससे क्लास के राइट एडवर्सली अफेक्ट होंगे, राइट? तो फिर ये तो चेंज इन राइट ऑफ क्लास के लिए, तो इसी के लिए तो आपको फिर क्लास मीटिंग बुलानी पड़ेगी ना। आर्टिकल कैसे चेंज कर दोगे ऐसे जिससे क्लास के राइट अफेक्ट हो? उसी के लिए तो फिर क्लास मीटिंग बुलानी पड़ेगी। सर दोनों कंडीशन पूरे नहीं, नहीं दोनों कंडीशन में देखो ना बेटा, दोनों साथ ही चलेंगे, ये इससे कंफ्यूज मत हो आप। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चलेंगे ही नहीं, दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों शर्तें एक साथ पूरी होनी है, आप तो ये मान लो। ठीक है, बीच में और लिखा जरूर है, बट मुझे बताओ रियल लाइफ में इसका कॉन्ट्राडिक्टरी होना ही पॉसिबल नहीं है ना। जो आर्टिकल में लिखा है वही प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा आपको, या प्रोस्पेक्टस में कुछ और लिखना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है सर, हमारा तो एओए है ही नहीं, हम तो मॉडल आर्टिकल फॉलो कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, आप मॉडल आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं सिर्फ अपने लिए, उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन। तो बेटा मैं वही तो कह रहा हूं, आप फिर से सुन लो। सर मेरा तो खुद का आर्टिकल ही नहीं है, मैं तो मॉडल आर्टिकल फॉलो कर रहा हूं, मॉडल आर्टिकल में तो क्लास ऑफ शेयर को कोई राइट ही नहीं दिए हैं। तो जब मैं प्रोस्पेक्टस में क्लास ऑफ शेयर को राइट ऑफर करूंगा तो झूठा पड़ जाऊंगा ना, क्योंकि मेरा आर्टिकल तो मॉडल आर्टिकल है, उसमें तो राइट दिए नहीं है। तो फिर लोग मुझे पकड़ के पिटाई नहीं करेंगे कि तुम झूठे वादे क्यों कर रहे हो, तुम्हारे तो वहां लिखा ही नहीं है, हमको राइट कैसे दे दोगे? ठीक है, नो मोर डिस्कशन ऑन आर्टिकल एंड प्रोस्पेक्टस, ये एक दूसरे के साथ ही चलेंगे। इनमें कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो लोग आपके साथ डील करना ही पसंद नहीं करेंगे। चलो आगे। नहीं नहीं सर हो गया कॉन्ट्रडिक्शन, तो बीच में और लिखा हुआ दिख रहा है, कोई भी एक अलाउ करेगा, आप चेंज कर सकते हो, फुल स्टॉप। थ्योरेटिकल क्वेश्चन थ्योरेटिकल आंसर। हाँ जी, एक तो शुड बी अलाउड बाय आर्टिकल और एक स्पेशल रेजोल्यूशन शुड बी पास, ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। नंबर 1 अलाउड बाय आर्टिकल एज वेल एज प्रोस्पेक्टस। नंबर 2 पास ईदर स्पेशल रेजोल्यूशन or take return consent of 3/4 majority of that class. Okay? अरे ये तो दूसरा पिछली क्लास का नोट आ गया। डिसेंटिंग शेयर होल्डर, बेटा कनक मैं लाइफ की बात कर रहा हूं आपसे, लाइफ में ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होते हैं। इधर और लिख भी दिया, मालूम पड़ा आपके पापा और मम्मी में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, पापा हाँ कहते हैं तो ही मम्मी हाँ कहती है, पापा ना कहते हैं तो मम्मी भी ना कहती है, ये हमेशा ही होता है।
और मैंने बोल दिया कि अगर पापा परमिशन दे दें तो भी आपको मैं छुट्टी दे दूंगा, या मम्मी परमिशन दे दे, दो में से कोई भी एक दे दे तो मैं आपको छुट्टी दे दूंगा। तो आप क्या बोलोगे, सर ये आपका और कहने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ और होता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो आपका और क्या होता है, एंड होता है। तो बेटा लॉ ने और कहा है, लेकिन लाइफ में एंड ही होता है। थोड़ा जोर से बोला ताकि समझ में आ जाए। गलत मुद्दा पकड़ के उसके पीछे पड़ गए बेटा। चलो सर, मान लो हमारा तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, 80% वोट फेवर में डल गए, बताओ स्पेशल पास हो गया। हो गया ना। 80% फेवर में डले, मतलब 20% कैसे डले, अगेंस्ट में। 80 फेवर में तो अगेंस्ट में कितने पड़े, 20। सर तो इन 20 का क्या, पूरा कंपनीज एक्ट हर जगह ये बोलता है कि यार तुम माइनॉरिटी में हो, तुमको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ये डेमोक्रेसी है। कंपनी यहां जो डिसीजन मेजॉरिटी ने ले लिया वो सबके ऊपर अप्लीकेबल है। फिर तुम ये नहीं कह सकते, अभी इस गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर लॉ में अमेंडमेंट कर दिया, मैं किसान हूं, मैंने तो वोट दिया ही नहीं था मोदी जी को, तो मैं कह दूंगा कि भाई मेरे तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं, तो मेरे ऊपर तो एग्रीकल्चर अमेंडमेंट लॉ अप्लीकेबल ही नहीं है। ऐसा कोई कह सकता है क्या, नहीं ना। जिसने मेजोरिटी ने जो गवर्नमेंट चूज कर ली, वो जो लॉ बनाएगी वो तो सब पे लगेगा। पूरा कंपनीज एक्ट भी ऐसा ही है, तेरे डिसेंटिंग होने से हमको कोई मतलब नहीं है। पर 2-3 सेक्शन एक्सेप्शन है जहां डिसेंटिंग को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज में याद है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर के शेयर प्रमोटर को खरीदने पड़ते थे, वो सेक्शन 13 में भी था, एज वेल एज सेक्शन 27 में भी था। सर आप वो चार्ट बनवाने वाले थे, वाह बेटा कनक, बड़े होशियार हो तुम तो। मैं चार्ट बनवाने वाला नहीं था, मैंने कहा था कि तुम चार्ट बना के लाना। चतरा देखो कितना बच्चा, आप बनवाने वाले थे बेटा, एग्जाम भी मैं ही दूंगा, बल्कि मैंने तो दे दी, मैं पास हो गया। अब तुम देख लो तुमको तुम्हारा क्या करना है। चार्ट बनवाने नहीं वाला था, आप बनाने वाले थे। हाँ तो बेटा कनक बन गया चार्ट, बनाया तुम लोगों ने, कल बना के लाना। 90% शेयर होल्डर्स ने फेवर में वोट कर दिया। दे आर सो हैप्पी, यस विल मेक द चेंज। लेकिन कुछ रोतले दुनिया में हर जगह होते हैं, उनको किसी भी काम में खुशी नहीं मिलती। कुछ भी कर दो वो हमेशा शिकायत करते हुए पाए जाते हैं। ये 10% डिसएग्री हो गए, इन 10% को ये सेक्शन स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, बाकी जगह नहीं देता डिसेंटिंग को। ये सेक्शन बोलता है कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर चाहें तो एनसीएलटी में अप्लाई कर सकते हैं कि इस चेंज को होने से रोका जाए। आपने इनको परेशान करा, ये कहां चले जाएंगे, एनसीएलटी। कि क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो, प्लीज डोंट अलाउ देम टू चेंज, स्टॉप टिल माय फाइनल ऑर्डर। मामला एनसीएलटी में चल गया तो चेंज रुक जाएगा तब तक जब तक कि फैसला ना आ जाए। एनसीएलटी में फास्ट डिस्पोजेबल है। इफ 10% और मोर पीपल डिसएग्री, देन दे कैन अप्लाई टू ट्रिब्यूनल टू कैंसल द चेंज। एनसीएलटी में जाने के लिए उस क्लास की इशूड कैपिटल का 10% आपके पास होना चाहिए। अरे सर वो तो 25% लोग डिसएग्री हुए थे, अगेंस्ट में वोट डाला था, बट जब मैंने इन डिसएग्री वालों की एक पार्टी बनाई, मैं बोला चलो अपन ट्रिब्यूनल चले, तो 20% तो भाग ही गए। अरे यार इतनी मगजमारी कौन करेगा, छोड़ो ना, मैं ही अकेला बच्चा सर 5% वाला, क्या मैं जाऊं ट्रिब्यूनल, नहीं।
ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाने के लिए आपके हाथ में कितनी पावर होनी चाहिए? 10% ऑफ इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास। जाओ ट्रिब्यूनल के पास। कितने दिन में जाना पड़ेगा? 21 दिन। कहां से 21 दिन? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने से 21 दिन। अप्लाई कर भी दिया कंपनी ने 21 दिन में, तो वो रिवर्स करवा देगी ट्रिब्यूनल, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है तो। अब जैसे एग्रीकल्चर अमेंडमेंट लॉ लग चुका ऑलरेडी, तो एग्रीकल्चर अमेंडमेंट लॉ ने क्या एक चीज तो वाकई खराब चेंज कर दी है। उन्होंने क्या बोला है, अभी तक स्टॉक पे लिमिट थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का, एक खाने पीने की चीजों का एक लिमिट से ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकता। उसमें एक अमेंडमेंट करके उन्होंने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आप बोला भले ही इसेंशियल कमोडिटी है तो भी उसका मन माफिक स्टॉक खड़ा कर सकते हो आप, और सरकार उसमें तब तक इंटरवेंशन नहीं करेगी उसकी प्राइस में जब तक कि उसकी प्राइस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज ना हो जाए। तो जो एडिबल ऑयल्स हैं, अब पिछले कुछ टाइम में उसका अनाप शनाप स्टॉकिंग हुई और उसका भयंकर भाव बढ़ा है, बट सो फार गवर्नमेंट हैज नॉट इंटरवेंट। उनका कहना है कि भाई हम स्टॉक करने की इजाजत देंगे तो बड़े बड़े निवेश होंगे स्टॉक करने के अंदर, बड़ी इंडस्ट्रीज स्टॉक करेगी, फूड प्रोसेस करेगी। अब वो प्रोसेस करेगी कि स्पेक्यूलेट करेगी, ये तो भगवान ही मालिक। ये एक चेंज तो मुझे भी थोड़ा खटकता है, जो बोलता है कि आप इसेंशियल कमोडिटी का भी अनलिमिटेड स्टॉक रख सकते हो। एडिबल ऑयल है, पल्सेस हैं, व्हीट हैं, सीरियल्स हैं, रखो, मन माफिक स्टॉक रखो, बंद कर दो गोडाउन में सब। अगर उसके बेहिसाब प्राइस बढ़ गए तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, बट जब उनको भी मालूम है कि इस लिमिट के बाद ही गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो वहीं तक प्ले करेंगे वो। जहां गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी वहीं तक प्ले करेंगे। यहां से यहां तक गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी, यहां करेगी तो हम यहां से यहां प्ले करेंगे। ये थोड़ा सा, क्योंकि अपने यहाँ लॉ का मिसयूज पहले होता है। उनके लिए फूड प्रोसेसिंग इजी हो जाएगी अगर वो ज्यादा स्टॉक करेंगे तो, आई एग्री, बट मिसयूज के चांसेस बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। ये आपके और मेरे को डायरेक्ट अफेक्ट करता है, किसानों को नहीं, हमको सीधे प्रभावित करता है। बाकी दो अमेंडमेंट और हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर पाएंगे और उनको एमएसपी नहीं मिलेगी, वो उनको सीधे अफेक्ट करता है, हमको इनडायरेक्टली करता है। बट इसेंशियल कमोडिटी की इकट्ठा करना, उसके पहले देश में कानून का इंप्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि जरा सा भी कोई मिसयूज करता हुआ पाया जाएगा तो उसको एकदम निपटा देंगे। वो नहीं है, तब तक तो छूट देना थोड़ा गड़बड़ है। बट एनीवेज, अब सरकार तो कानून बना चुकी और लागू भी कर चुकी, तो कंपनी ने भी ये चेंज कर दिया, इंप्लीमेंट भी कर दिया। कल को अपील में आप जीत गए तो चेंज को क्या करवा देंगे? रिवर्स। अच्छा, ट्रिब्यूनल की बात अगर आपको पसंद ना आए ना, तो आप यूजुअली एनसीएलटी में अपील कर सकते हो, एनक्लैट। एनसीएलटी की बात पसंद नहीं आई, वो जॉली एलएलबी 1 का वो सीन देखा जहां बमन ईरानी अपने अगेंस्ट फैसला आने पे बोलता है कि डू यू रियलाइज दैट आई कैन इमीडिएटली चैलेंज इट इन हाई कोर्ट। भूल गए होंगे वो सीन। आखिरी में जब उसके अगेंस्ट फैसला आने आता है तो वो बोलता है कि ये क्या फैसला दे रहे हो आप, डू यू रियलाइज दैट आई कैन चैलेंज इट इन द हायर कोर्ट। तो जज साहब बोलते हैं यस यू हैव दैट राइट, पर ये मेरी कोर्ट है, यहां का फैसला तो मैं ही दूंगा। एनसीएलटी की बात समझ ना आए तो जज साहब को बोल दो आप कि तू देख
मैं ऊपर जाऊंगा, NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। लेकिन सेक्शन 48 में एनसीएलटी के डिसीजन के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती। ऐसा हर लॉ में हर जगह लिखा है कि ये वाला लेवल हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, ये वाला लेवल सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि सारे केसेस को ऊपर जाना अलाउड कर दें। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट सुनता ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ ही सुनता है। दो तरह के विवाद होते हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ। मर्डर हुआ उस समय आप इंदौर में थे कि नहीं थे, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्वेश्चन ऑफ लॉ, लॉ की ये जो लाइन लिखी है इसके दो इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहे हैं, कि एकदम अलग जा रहा है, कि एकदम अलग जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वही मामले सुनता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वहां जाते ही नहीं। कभी कभी इस बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है कि ये जो क्वेश्चन हमको सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ है। इस बात को लेकर कि अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाती है कि सर योर ऑनर, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो पहले उसकी सुनवाई होती, फिर अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ निकल आए तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस केस को ले लेता है, फिर अगर वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट निकल आए तो वो रिजेक्ट होकर वापस नीचे वाली कोर्ट में आ जाता। कॉम्प्लिकेटेड लॉ। ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल है, उसके खिलाफ अपील नहीं हो पाएगी। कंपनी टू फाइल कॉपी ऑफ ऑर्डर टू आरओसी विद इन 30 days। आरओसी को ऑर्डर की कॉपी 30 दिन के अंदर। सर किसका ऑर्डर? अरे किसका क्या? ट्रिब्यूनल का ऑर्डर। सर वो हमारे अगेंस्ट आ जाए तो भी हम ही दे कॉपी? हाँ, तुम कंपनी हो, तुम ही तो दोगे। हमारे फेवर में फैसला है, हम आरओसी को कॉपी देंगे, हमारे अगेंस्ट में फैसला है, हम आरओसी को कॉपी देंगे। हमारा काम है आरओसी को कॉपी देना, और श्री श्री 1008 आरओसी महोदय का काम है उस कॉपी को रख लेना। सिंपल। How can a document be served on a company by anyone and on member by the company? सेक्शन नंबर 20। अगर आपने नोट से ईमानदारी से सेक्शन 20 पढ़ा है तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। अगर आपने केवल स्लाइड से पढ़ा है तो आपको दिक्कत आएगी। Alliance Pension Fund Incorporated is one of the American investor in ICICI Bank Limited. It demands ICICI Bank that notice of annual general meeting and annual report of the company should be sent to it by Blue Dart courier service only. This courier charges rupees 2000 for each delivery of document. Can they compel the company for specific method of delivery of document? देखो, हमने तो पढ़ा था कि कंपनी नॉर्मल पोस्ट से भी दे सकती है, कुरियर से भी दे सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकती है, पर्सनली भी दे सकती है। दैट इज द चॉइस ऑफ द कंपनी। मैंने यही पढ़ाया था। लेकिन अगर आप नोट्स में देखें तो शायद वहां आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि अगर कोई मेंबर कोई स्पेसिफिक मोड ऑफ डिलीवरी चाहता है तो कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन उसकी इस रिक्वेस्ट की वजह से जो एक्स्ट्रा खर्चे का बर्डन आता है वो उसको पहले से कंपनी के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आप कंपनी के मुंह पे पैसे मार दो कि ये पैसे रख, और जैसे मैं बोल रहा हूं ये है ना, ऑर्डिनरी पोस्ट मेरे घर आती नहीं है, स्पीड पोस्ट में भी दिक्कत ही आती है, मुझे ब्लू डार्ट ही चाहिए क्योंकि वो बहुत ही परफेक्ट कुरियर सर्विस है इंटरनेशनल और नेशनल में। तो ब्लू डार्ट से ही भेजना महंगा है, लेकिन भाई साहब मुझे चलेगा, मैं पैसे दूंगा। दिस इज अलाउड। ये सेक्शन 20 का ही हिस्सा है। ब्लू डार्ट में 2000 है। कंपनी सलाह नहीं दे सकती कि बेटा इतना फालतू खर्चा नहीं करते, देखो 50 वाली से भेज देते हैं। आप बोले तू 10,000 रख, सलाह मत दे, मेरे को 2000 वाला ही कागज चाहिए।
सर उसके पैसे खत्म हो जाए कंपनी के पास, फिर कंपनी ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज देगी वापस। जब तक पैसे जमा है उसकी रिक्वेस्ट चलती रहेगी। $1950 लूंगा कि पूरे 2000 लूंगा? कंपनी लॉ इस बात को लेके साइलेंट है, तो आप अपना लॉजिक लगा सकते हो। जो 2000 के कुरियर की मांग कर रहा है ना, वो 50 रुपए की मगजमारी नहीं करेगा, एक बात पक्की है। फिर भी अगर वो करने पे आ जाए तो बोला देख 50 तो तेरे यूं भी लगी रहे थे, तू 1950 ले लेना भाई, तो कंपनी 1950 ही ले पाएगी लॉजिकली। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिख के लाए हो ना, चेक कर लो। हाँ 15, जिसका नहीं किया हुआ उसको यहाँ भेज देना मेरे पास। कॉपी जो भूल गए वो घर जाके ले आए। सर इसमें सेट ऑफ हो सकता है मतलब, अरे यार ये 50, 200, 150 ये फालतू बात मैं नहीं करूंगा। नो मोर क्वेश्चन ऑन दिस। पैसे जमा करने पड़ते हैं, कंपनी भेजती है, और आजकल सारे डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली सर्व होते हैं, कुरियर का जमाना खत्म, सब धमाधम ईमेल जाती है, इधर बटन दबा उधर डॉक्यूमेंट सर्व हुआ। तो ये सब बीते जमाने की बातें, नो मोर क्वेश्चन ऑन दिस। सर कुरियर प्रोवाइड प्रूफ ऑफ डिलीवरी मींस, अरे बेटा दो तरह से होता है ना। एक कुरियर वाला आपके घर चिट्ठी फेंक के चला जाता है, एक कुरियर वाला आपसे साइन करा के जाता है। जो साइन करा के जाता है वो कुरियर होना चाहिए। सर अगर वो 90% शेयर होल्डर्स ना माने तो ट्रिब्यूनल की बात। आहा, कनक तुम्हारे, पहली बात तो बताओ कि कनक यू आर, कनक इज व्हाट, अ मेल नेम और अ फीमेल नेम? क्योंकि मैं एड्रेस कर रहा हूं आपको तो क्या बोलूं। तुम बड़े अच्छे डाउट पूछते हो या बड़े अच्छे डाउट पूछती हो? बड़े अलबेले मस्ताने डाउट होते हैं बेटा तुम्हारे। सर 90% शेयर होल्डर ना माने तो, अरे अपने घर की खेती जो ना माने, मानना पड़ेगा। अगेंस्ट में ऑर्डर आने पर कॉपी क्यों दे रहे हैं? बेटा बात फेवर और अगेंस्ट की नहीं है, बात जो भी डिसीजन आया है उससे आरओसी को अपडेट करने की है। मतलब मैं पास हो जाऊंगा तो पापे मम्मी को रिजल्ट बताऊंगा, और फेल हो जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, अपने काम से काम रखो। रिजल्ट तो तब भी बताना ही पड़ेगा ना। अरे बातें क्यों करने लग गए, स्टॉप टॉकिंग। सर अमाउंट स्पेसिफाई करना जरूरी है क्या? नहीं सर, सेक्शन 16 एक्ट सुपीरियर को शॉर्ट में बता दीजिए। अगर आप एक्ट के खिलाफ आर्टिकल में मेमोरेंडम में कुछ लिख लोगे तो एक्ट चलेगा, मेमोरेंडम आर्टिकल नहीं चलेगा। कनक इज ए फीमेल नेम, ओके। बहुत ही अलबेले मस्ताने डाउट लाती हो बेटा, बट पूछते रहना है, डाउट पूछने से मना नहीं कर रहा हूं बस मैं। सर नोट्स में लिखा है कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि कंपनी को मजबूर किया जा सकता है। कैन दे कंपेल द कंपनी फॉर स्पेसिफिक मेथड ऑफ डिलीवरी? एंड द आंसर टू द क्वेश्चन इज यस। सर ये 1915 नहीं, ये फालतू बात है, इस पे अपन बात नहीं करेंगे। सर नोट्स में लिखा है कि रिक्वेस्ट, बेटा एक डाउट को 2 बार मत पोस्ट करिए, हैव सम पेशेंस बेटा। हाँ ये दिखा, हाँ कौन सा क्वेश्चन है? नहीं मुझे 15 देखना है। दिखाओ थोड़ा ऊपर। ठीक है, ओके, अलाउ कर दो। चलिए जी, लेट्स गेट बैक टू आवर बिजनेस। हाँ, चेंज इन राइट ऑफ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। हियर कम्स नाउ सेक्शन नंबर 49। हिंदी में डिस्कस कर दीजिए कि कैसे लिखें।
हिंदी में, इंग्लिश में मैंने बोला पहले प्रोविजन लिखो, फिर डिस्कशन करो, फिर कंक्लूजन दे दो। तो आप चाह रहे हो इस बात को हिंदी में कह दूं? सबसे पहले कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख करिए। जैसे इस प्रश्न का उत्तर देते समय सबसे पहले आपको धारा 20 के प्रावधानों को संपूर्ण रूप से लिख देना चाहिए। उसके बाद इस कहानी में जो भी तथ्य दिए गए हैं उन पे खुलकर चर्चा करनी चाहिए, जिसको मैंने इंग्लिश में डिस्कशन कहा था। उसके बाद इंग्लिश में मैंने कहा था कंक्लूजन। तो फिर उपरोक्त प्रावधानों और चर्चा को ध्यान में रखते हुए जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष निकाल दीजिए बेटा। ये हिंदी में बता दिया आपको, ठीक है। सर सेक्शन 15 में अमाउंट कौन बियर करेगा? ऑब्वियसली अमाउंट कौन बियर करेगा? शेयर होल्डर। तो वो लिखना चाहिए कि शेयर होल्डर पैसा जमा करेगा तो ही फिर वो इस तरह की रिक्वेस्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ओके, कैन वी प्रोसीड फर्दर नाउ? आप पुराना डाउट पोस्ट मत करना, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में 200 की लिमिट है। पढ़ेंगे, अपने रूममेट्स के डाउट मत पूछो। वो दूसरी अर्ली बर्ड का डाउट आप क्यों पूछ रहे हो? अभी रुक जाओ उसकी। एक कंपनी ने 1 करोड़ शेयर इशू करे। स्टॉप टॉकिंग। और उसमें से 60 लाख शेयर प्रमोटर के पास है, 40 लाख शेयर पब्लिक के पास है। 10 रुपए वाले शेयर पे 5 पेड अप है। बचा हुआ 5 अनकॉल्ड अनपेड है। बचा हुआ 5। तो कंपनी ने क्या करा, पब्लिक को नोटिस भेज दिया, तुम्हारे 40 लाख शेयर इंटू 5 रुपए पर शेयर, चलो फटाफट 2 करोड़ रुपए दे दो। प्रमोटर को बोला अरे सर आप तो अपने वाले हैं, अभी आपसे बाद में ले लेंगे। अरे भाई तेरे को 2 करोड़ ही चाहिए थे ना, तो 1 करोड़ शेयर में हर एक शेयर पे 2 रुपए की कॉल करता। तूने 40 लाख शेयर पे पूरे 5 रुपए कॉल कर डाले, और 60 लाख शेयर पे कितना कॉल करा? 0। यार ये तो भेदभाव है, तो चीटिंग है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बस सेक्शन 49 इतनी सी बात बोलता है, दैट कॉल्स मस्ट बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। स्कूल में क्या पहन के जाते थे? ताकि कोई अमीर कोई गरीब, कोई हिंदू कोई मुसलमान, कोई छोटा कोई बड़ा न दिखे, सब एक जैसे नजर आए। पर फिर भी तुम अपनी हरकतों से अपनी अलग पहचान बना ही लेते थे, इवन आफ्टर वेयरिंग यूनिफॉर्म। ये इक्विटी शेयर है, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, इसकी पेड अप अमाउंट 5 रुपए है। ये जितना भरा है ना वो पेड अप है, जितना खाली दिख रहा है ना वो अनकॉल्ड है, अनपेड है। ये इक्विटी शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, 8 रुपए पेड अप है। सर तो ये कैसे हुआ? अरे ये पहले इश्यू हो गया था ना, तो इनसे एप्लीकेशन के टाइम में 8 रुपए बुला लिए थे। ये बाद में इश्यू हुए, इनसे एप्लीकेशन के टाइम 5 रुपए बुलाए, तो 2। अब पता है इन दोनों को भी सेम क्लास नहीं मानता है सेक्शन 49। शेयर का टाइप ही अलग है तो क्लास अलग है, बट टाइप सेम है और पेड अप अमाउंट अलग है ना, तो भी इसको सेम क्लास नहीं मानेंगे, इसको डिफरेंट क्लास मानेंगे। पहला वाला अलग क्लास है, ये एक अलग क्लास है, ये अलग क्लास है। क्यों? क्योंकि इनका पेड अप अमाउंट डिफरेंट है। और ये
ये तो जग ही अलग है, बर्फ अलग डली पानी में। ये डीवीआर है, 10 रुपए फेस वैल्यू, 5 रुपए पेड अप है। तो ये जो है ये भी अलग क्लास है। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 49 ये तीनों अलग क्लास है। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 49 ये तीनों अलग क्लास हैं। और सेक्शन 49 क्या बोलता है कि अगर सेम क्लास हो तो सेम कॉल होना चाहिए, पर डिफरेंट क्लास हो तो डिफरेंट कॉल कर सकते हैं। लिखने की लाइन सिर्फ एक है जो नीचे लिखी है। कॉल्स इन एडवांस, पैसे मांगे ही नहीं, आप पहले ही दे आए। सर मेरा 10 रुपए वाला शेयर 5 रुपए पर डब था, मेरे को रात को ठीक से नींद नहीं आती थी कि एक दिन 5 रुपए मांगे जाएंगे, मान लो उस दिन नहीं हुए तो क्या हुए, आज तो मेरे पास पैसे हैं। मैं कंपनी के पास गया, मैं बोला पैसे ले लो ना प्लीज, जल्दी ले लो। क्या कंपनी कॉल्स इन एडवांस ले पाएगी? लास्ट स्लाइड। बेटा आर्ची इतनी देर से क्या कर रहे थे, सिर्फ एक लाइन लिखनी थी और पूरा 1.5 मिनट अलाउ करा। कॉल्स इन एडवांस, कंपनी कॉल्स इन एडवांस ले सकती है प्रोवाइडेड इट इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पर उसकी वजह से कोई वोटिंग पावर एक्स्ट्रा नहीं बढ़ जाएगा। आपके 10 लाख के शेयर 5 लाख पेड अप, मेरे 10 लाख के शेयर भी 5 लाख पेड अप। हम सिर्फ 2 शेयर होल्डर्स, आपका वोट 5 लाख रुपए, मेरा वोट 5 लाख रुपए, 50-50%। पर मैंने 5 लाख रुपए की कॉल्स इन एडवांस पे करके 10 लाख इन टोटल दे दिए। फिर मीटिंग आई तो ऐसा नहीं होगा कि आप 5 लाख का ही वोट डालो और अब मैं 10 लाख का वोट डालूं, क्योंकि मैंने कॉल इन एडवांस दे दिया है। कॉल इन एडवांस की वजह से आपको वोटिंग पावर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पेड अप में काउंट ही नहीं होगा ना, वो तो सिर्फ एडवांस है। हाँ, अकाउंट्स में आप पढ़ते हो कि इनको इंटरेस्ट दे सकते हैं, बट लॉ में लिखा है कि इनको एक्स्ट्रा डिविडेंड दे सकते हैं। इंटरेस्ट कोई कंपनी देती नहीं है। कंपनियां क्या देना पसंद करती है? देना ही है तो डिविडेंड। वो भी कब? जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करे। हालांकि वो टेबल एफ में मॉडल आर्टिकल में लिखा है कि कंपनी चाहे तो इंटरेस्ट दे सकती है, बट हम तो जानते हैं कि हम अपना आर्टिकल खुद भी बना सकते हैं। लॉ अलाउ कर रहा है कि जब डिविडेंड बढ़ेगा तो कॉल इन एडवांस वालों को उनके कॉल इन एडवांस पर भी डिविडेंड दिया जा सकता है, बशर्ते दिस इज अलाउड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और कॉल्ड अप है और पेड अप नहीं है तो बेटा फिर वो तो कॉल इन अरियर कहलाएगा, वो इस सेक्शन में कवर नहीं होता है। सर टेबल एफ में रेट क्या है? वो टेबल एफ में पढ़ो। 12।
अपने को उससे क्या मतलब, अपन तो अपना आर्टिकल खुद बनाएंगे। और फिर एक बात और बता दूं, ये अगेन फालतू बात है, रियल लाइफ में तो कॉल्स का कंसेप्ट बहुत ही कम चलता है, बहुत ही कम। 99% कंपनीज की कैपिटल फुल्ली पेड होती है। अच्छा चलो आपसे एक पार्टनरशिप का डाउट पूछता हूं मैं, क्वेश्चन मतलब, वो पार्टनरशिप में सर तो ये आईसीआई क्यों देते सिलेबस में? अरे बेटा सिलेबस में तो आएगा ना। आप बोलो आईसीआई इसको सिलेबस से हटा दे, सरकार इसको लॉ से हटा दे, क्योंकि ये कम काम आता है। कम काम आता है पर काम तो आ सकता है ना बेटा। हाँ आईसीआई एट द मोस्ट ये कर सकता है कि एग्जाम आपकी ओपन बुक कर दे, तो उसमें आज टेस्ट ऑफ मेमोरी होने की जगह टेस्ट ऑफ नॉलेज हो जाएगा। अभी तो टेस्ट ऑफ मेमोरी हो रही है और टेस्ट ऑफ राइटिंग स्किल हो रही है, दोनों की कम जरूरत पड़ती लाइफ में। टेस्ट ऑफ एनालिटिकल स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। बट एनीवेज उससे क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम आपको लाइफ के लिए तैयार करे या ना करे, बट डिग्री तो देगी। सर फिर लाइफ के लिए कौन तैयार करेगा? आर्टिकलशिप। लास्ट स्लाइड दिखा दो बस, ये तुम्हारा 2-4 परमानेंट है, लास्ट स्लाइड दिखा दो एक बार, फिर बता दो, एग्जाम्पल दे दो। एक मिनट, हाँ बेटा। हाँ जी सर, अगर फर्स्ट ग्रुप निकल जाए तो आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाती है क्या? हाँ, केवल फर्स्ट ग्रुप पास हो जाए तो भी आर्टिकलशिप हो सकती है, केवल सेकंड ग्रुप पास हो जाए तो भी आर्टिकलशिप शुरू हो सकती है, बोथ ग्रुप पास हो जाए तो भी आर्टिकलशिप शुरू हो सकती है। सिक्योरिटी प्रीम, अच्छा मैं आपसे एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछ रहा था, वो ऐसा कुछ पढ़ा है कि आपने नया पार्टनर आता है तो गुडविल लाता है? पढ़ा है ना? लड़कियों? ओके ओके, कूल। और ऑनलाइन वालों? अरे तुम चिल्लाओ मत बेटा, तुम टाइप करो यार, घर के लोग परेशान होंगे। हाँ हाँ हाँ, पढ़ा है ना? हाँ 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 हाँ। वो ऐसा लूजली लोग कहते हैं कि नया पार्टनर आता है तो गुडविल लाता है, असल में गुडविल तो एग्जिस्टिंग पार्टनर की होती है, वो तो उसके पैसे चुकाता है। लूजली लोग क्या बोलते हैं, नया पार्टनर आया गुडविल लाया, अरे गुडविल तू क्या लाया? गुडविल तो हमारी है, क्योंकि 20 साल से बिजनेस हम कर रहे हैं, रेपुटेशन हमारी है। हमारी गुडविल एक जो है वो मान लो 30 लाख रुपए की वर्थ है, तो अभी हम दो पार्टनर हैं, तो कल को फर्म बंद हो जाए तो 15-15 लाख दोनों को मिल जाएंगे। अब तेरे को भी पार्टनर ले रहे हैं, और तेरे को पार्टनर लेते ही अगर हमने फर्म बंद कर ली तो गुडविल जो है 10-10 लाख तीनों में बटेगी। अरे यार नहीं समझे आप मेरी बात? आज के आज धंधा बेच दें तो 30 लाख गुडविल के आ जाएंगे, जो कि बैलेंस शीट में दिख भी नहीं रही है, तो दोनों में 15-15 बढ़ जाएगा। और तू आ गया और तेरे आते ही गुडविल बेच दी तो 10-10 लाख तीनों में बटेंगे, तो तेरे आते ही हम दोनों का 5-5 लाख का नुकसान हो गया ना यार। तूने कैपिटल हमारे बराबर कंट्रीब्यूट करी है, लेकिन तू गुडविल मुफ्त में खा रहा है यार। चल निकाल 5-5 लाख गुडविल के निकाल, तेरे को पेड अप कैपिटल पे कैसे एंट्री दे दें, पका पकाया माल खाएगा? तो वो गुडविल के भी पैसे चुकाता है। सिमिलरली जब कंपनी में नए शेयर होल्डर को एडमिट करते हो तो उसको भी यही बोलते हैं कि तू गुडविल के पैसे चुका, लेकिन उसका नाम गुडविल नहीं रखते हुए सिक्योरिटी प्रीमियम रख देते हैं। थिंक इट लाइक दैट, एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा हूं सोचने के लिए आपको। इसको गुडविल नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। वो नया पार्टनर आता है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट 20 लाख, टू कैपिटल 10 लाख, टू गुडविल 10 लाख, ये करते हो।
यहां भी नया शेयर होल्डर आया तो कैश अकाउंट डेबिट 20 लाख, टू पेड अप कैपिटल 10 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख। वहां जो नया पार्टनर गुडविल लाया वो पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट मार देते हैं, बल्कि वो निकाल के भी ले जा सकते हैं, बल्कि वो पैसा निकाल के भी ले जा सकते हैं। बट यहां जो नया आदमी सिक्योरिटी प्रीमियम लाया, सुनो, पार्टनरशिप में जिसको ड्रॉइंग्स कहते हैं ना बेटा, कंपनी में उसको डिविडेंड कहते हैं। सोचो, पैसा निकाल के ले जाना ड्रॉइंग्स है, यहां क्या बोलते हैं? डिविडेंड। सिक्योरिटी प्रीमियम को डिविडेंड के फॉर्म में एग्जिस्टिंग मेंबर को नहीं बांट सकते, जबकि वहां गुडविल को बांट सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। तू 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 गुडविल छोड़, तू तेरी खुद की कैपिटल भी पूरी ले जा, निकाल के जा। क्या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर पूरी कैपिटल विड्रॉ कर सकते हैं आपसी सहमति से? जीरो कर दे वो कैपिटल, क्रेडिटर से पूछे बिना। मैं कह रहा हूं हां कर सकते हैं। तू सब ले जा बेटा, जा। जिस दिन पैसे कम पड़ेगी तेरे को घर से उठा लाएंगे। तेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और पर्सनल है। यहां लाइबिलिटी लिमिटेड है और सिर्फ कंपनी की है, डायरेक्ट नहीं है। इसीलिए वहां पैसे निकाल के ले जाना अलाउड है और यहां सिक्योरिटी प्रीमियम निकाल के ले जाना अलाउड नहीं है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे बेटा, हो गया सो। अब कुछ बच्चों ने डाउट पोस्ट करा है, पर वो पैसा गुडविल के लिए तो पे कर रहा है। नोट्स में एग्जांपल में EAS लिखा है। EAS मतलब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ, तो आपने मेहनत करी और देखो ये बिजनेस कंस्ट्रक्शन करा आपने, 10 साल पसीना बहाया, बिजनेस पे कंस्ट्रक्शन करा, और एक दिन आपका बिजनेस बन के चल पड़ा जोरों से। ये रहे प्रमोटर्स, ये रहा इनका वेंचर, इनके स्कूल की हो गई रेप्यूटेशन। आपके स्कूल की भी तो थी रेप्यूटेशन। कर रहे हो? जब रेप्यूटेशन थी नहीं तो अच्छा आप थे उसमें, रेप्यूटेशन थी नहीं तो गए क्यों फिर? सर इसका सेक्शन नंबर कौन सा है? अरे आएगा ना सेक्शन नंबर, जो पिछला कौन सा था? 51। तो फिर ये कौन सा है? 52। अब एक नया बंदा आया, और ये नया बंदा कह रहा है कि मुझे भी पार्टनर बना लो। आई वॉन्ट टू बी मेंबर ऑफ योर कंपनी। तो हमने कहा कि नहीं भाई, वी हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू कैनॉट बिकम ए मेंबर एट पार। इस चलती हुई गाड़ी में बैठना है तो प्रीमियम देना पड़ेगा। पर अब बस वही है कि इस प्रीमियम को आप ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत से लोगों ने नहीं करा और फिर वो उठे भी नहीं अपने आप। बेटा ऐसा, ये तो गड़बड़ है। मतलब देखो, फिर मुझे नहीं मालूम फिर एकेडमी आपके अगेंस्ट क्या एक्शन लेगी। ठीक है, अपन बता देना नाटा सर, आप जानो भैया, मुझे नहीं मालूम। आशीष सर है ये तो। अरे यार कहां से आशीष सर? नहीं, कुछ भी। सिक्योरिटी प्रीमियम को आपको मालूम है ना, वो सेपरेट अकाउंट में रखना पड़ता है। डू यू नो दैट? सिक्योरिटी प्रीमियम को रखना पड़ता है एक अलग अकाउंट में, और तो और उसको आप डिविडेंड बांटने में यूज भी नहीं कर सकते। आप उसको यूज कर सकते हो किसके लिए? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स राइट ऑफ करने के लिए। पढ़ा होगा ना ऐसा आप लोगों ने? बायबैक करने के लिए,
और एक कौन सा छूट गया? बोनस। अच्छा, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के लिए। फिर से बोलो। हाँ ये है ना, नहीं डिबेंचर का प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए, डिबेंचर का प्रीमियम तो डायरेक्ट P&L में राइट ऑफ हो जाता है ना बेटा। कि उसका तो क्या होता है, अकाउंट उसका कैलकुलेशन का अलग मेथड होता है, वो एस में पढ़ोगे आप। छाप दो इसको। टेस्ट की तैयारी तो जोरों पे, दो दो रिवीजन हो गए होंगे आपके, है ना? 50 क्वेश्चन, 40 पासिंग मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग, 45 मिनट्स टाइम अलाउड। तो हमारे कान खराब हो गए, अभी तो बोला नो नेगेटिव मार्किंग, फिर भी पूछा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।